नमस्कार। इस समय वैश्विक स्तर पर कई एंगल दिखाई दे रहे हैं जो किसी भी प्रकार की पीस को तो इस्टेब्लिश करते नहीं दिखाई देते, लेकिन उनमें संघर्ष अंतर्निहित अवश्य प्रतीत होते हैं। अब तक जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं उसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं। पहला कि कोविड-19 विश्व युद्ध से अधिक घातक सिद्ध होने वाला है या नहीं। दूसरा, कोविड-19 महामारी जब खत्म होगी तो दुनिया बदल जाएगी या पहले जैसी रहेगी। तीसरा, एक महामारी के वैश्विक महामारी बनने और दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेने के इस संपूर्ण दौर में उन दो देशों का जो अपने आप को महाशक्ति की श्रेणी में रखते हैं, रखने का दावा करते हैं या हैं, उनकी भूमिका क्या रहेगी। चौथा, क्या इस महामारी ने भूमंडलीकरण और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और दुनिया भूमंडलीकरण की अवधारणा के इतर संरक्षणवाद या नव संरक्षणवाद की ओर लौटती हुई दिखाई दे रही है। यदि ये सब कुछ है तो फिर हम इस वर्तमान व्यवस्था को, इस महामारी को और इस जो न्यू जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक एक साइकोलॉजिकल वार गेम है उसे किस रूप में देखें। अभी पिछले दिनों G7 समिट को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत को आमंत्रित किया तो चीन ने इसे एक चीन के खिलाफ गुटबाजी करार दिया। क्या वास्तव में इस प्रकार की गुटबाजियां हैं और क्या ये गुटबाजियां अभी इस पेंडेमिक के दौरान ही शुरू हुई हैं? हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचें से पहले हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला, चीन और अमेरिका के बीच की लड़ाई ट्रेड वार के रूप में शुरू नहीं हुई, बल्कि 21वीं सदी की शुरुआती वर्षों से ही ग्लोबल लीडरशिप को लेकर यह लड़ाई शुरू हो गई थी। इसे हमें वहां तक ले जाना होगा जब जिम ओ'नील ने ब्रिक की कल्पना की थी और उस ब्रिक में लीडिंग इकोनॉमीज के तौर पर भारत, चीन, रूस और ब्राज़ील को रखा था। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते चीन इस ब्रिक में लीडर की भूमिका में आ गया और कमोबेश ये फाउंडेशन या ये नई संस्था जो थी वो एक प्रकार से कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी के रूप में नज़र आई, जो हो सकता है कि भविष्य में G7 या G20 जो बाद में बना इसको चैलेंज कर सकती थी। तो यहाँ पर पहला जो स्टेप था वो ये। दूसरा, 2008 को एक विभाजक रेखा के तौर पर देख सकते हैं जब अमेरिका में सब प्राइम अथवा वित्तीय संकट आया। इस समय विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों ने घोषणा कर दी कि विश्व अर्थव्यवस्था अब डिकपल हो रही है, इसलिए यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का पतन होता भी है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व एशिया करेगा। जाहिर है एशिया में इकोनॉमिक सुपर पावर चीन था, इसलिए चीन ने इसके बाद जियो स्ट्रेटजी, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमी की ट्रायंगुलर रणनीति के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसने सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी को आगे कर वैश्विक आर्थिक संस्थाओं यानी IMF और वर्ल्ड बैंक के विकल्पों को संघाई और बीजिंग में AIIB तथा ब्रिक्स बैंक के रूप में स्थापित किया। अगर इसे जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से देखें तो उसने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के विकल्प को बीजिंग और संघाई में स्थापित करने की कोशिश की। इसके बाद वो अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ एकाधिकारिक साम्राज्यवादी अथवा नव उपनिवेशवादी उद्देश्यों को लेकर विश्व के समक्ष प्रस्तुत हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के विरोध के बावजूद नाटो सदस्य भी इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के साथ स्टेक होल्डर्स बन गए, यानी कमोबेश उन्होंने अमेरिकी लीडरशिप की बजाय चाइनीज लीडरशिप को स्वीकार कर लिया। दूसरा बिंदु देखें तो क्रीमिया पर रूस का कब्जा था और अमेरिका व यूरोप के देश उसे रोकने में नाकाम रहे थे। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉस्को बीजिंग जो धुरी थी वो सक्सेस हुई। तीसरा पॉइंट अगर लिया जाए तो बीजिंग मॉस्को तेहरान ट्रायंगल को हम ले सकते हैं, जिसका निर्माण और इसकी कार्नर्स को अगर हम स्ट्रेंथन करें तो ये प्रिटोरिया, इस्लामाबाद, प्योंगयांग और दमस्कस तक पहुंचता है। यानी अमेरिका इन क्षेत्रों तक या इस ट्रायंगल के विस्तार की परिधियों तक कहीं न कहीं हारते हुए दिखा। शायद इसी का परिणाम था ट्रेड वार, क्योंकि अमेरिका हर तरह से चीन को रोकना चाहता था। उसका उद्देश्य था चीन की सप्लाई चेन को रोकना, क्योंकि यही एक निर्णायक वेपन था जो चीन की इकोनॉमी की बैकबोन को डैमेज कर सकता था या बहुत हद तक चीन की अर्थव्यवस्था का जो महल, जो उसके निर्यात वेपन्स पर, निर्यात इंस्ट्रूमेंट्स पर टिका हुआ था, निर्यात चेन पे टिका हुआ था,
वो टूट जाता तो चाइना गिर जाता। लेकिन हुआ क्या कि चीन हारने वाला ही था, तब तक वुहान वायरस आ गया। यही कारण है कि अमेरिका सीधा निशाना बनाता है कि वुहान वायरस या चाइनीज वायरस ये नेचुरल गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये किसी न किसी प्रकार की एक कॉन्स्पिरेसी का परिणाम है। अब सवाल ये उठता है अगला कि जब ये दो अहम देश आए सामने, तो वैश्विक संस्थाओं का क्या हो गया? लकवा मार गई। क्यों आखिर वे सशक्त रूप में खड़े होकर के वर्ल्ड लीडरशिप को एक मार्गदर्शन नहीं दे पाई, एक रोड मैप नहीं पेश कर पाई और उनके बीच बैलेंस नहीं बना पाई? ध्यान रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये अपनी भूमिका या उचित भूमिका नहीं निभा पाए। WHO का व्यवहार और उसकी गिरती हुई शाख को तो सभी ने देखा, लेकिन दुनिया जब भूख से तड़पी, अफ्रीकी देशों में जब भोजन के लिए 5-5 किलोमीटर तक लंबी कतारों में लोग खड़े नजर आए, तो सवाल ये उठता है कि UNO कहाँ था? वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ था? ये क्या कर रहे थे और किस लिए इनकी स्थापना की गई थी? अगला एक सवाल उठता है कि आखिर इतने असभ्य क्यों हो रहे हैं ये देश? पिछले कुछ दिनों में अगर देखें और कुछ देशों की तरफ निगाह उठा करके देखें तो उनकी शिकायतें आई कि चीन से मंगाए जा रहे उनके मास्क और PPE किट्स जहाज़ों को बीच ही में रोक कर जब्त कर लिया जा रहा है। ये जहाज़ चीन से आ रहे थे और इस तरह का कारनामा अमेरिका ने किया था। फ्रांस ने इस व्यवहार को मास्कवार करार दिया, जबकि जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर ने इसे डकैती नाम दिया। उनका कहना है कि भले ही वैश्विक संकट का समय हो, लेकिन हम जंगलियों की तरह बर्ताव तो नहीं कर सकते। ऐसी ही प्रतिक्रियाएं स्पेन, पेरू सहित अन्य कई देशों की तरफ से भी आईं। हालांकि अमेरिका इन घटनाओं से इनकार करता है, लेकिन आग के बगैर धुआं नहीं उठता, यह भी एक सत्य है। और अगर ये सत्य है तो फिर अमेरिका को हम किस श्रेणी में रखें और चीन को किस श्रेणी में, जिसने वुहान वायरस को फ्लोट होने दिया पूरे वर्ल्ड में? वो अपने देश को तो बचा ले गया, लेकिन विश्व को नहीं। क्या इसके पीछे कोई उसकी मार्केट कॉन्स्पिरेसी थी? मेडिकल इक्विपमेंट की वैश्विक क्राइसिस के समय अमेरिका और चीन के व्यवहार को गौर से देखें तो कुछ निष्कर्षों तक पहुंचा जा सकता है। प्रथम, चीन ने अपने देश में कोरोना के फैलाव को रोक लिया, लेकिन इससे जुड़ा सच छुपाकर पूरी दुनिया में इसे फैलने दिया। इसका मकसद क्या था? क्या ये कोरोना की मार और पोटेंशियल जानता था? और यह भी भली भांति उसे पता था कि इसके कारण दुनिया में नया और बड़ा बाजार उसके यहाँ लग सकता है। इसीलिए उसने बीमारी से दुनिया को जागृत करने की बजाय मास्क और PPE किट्स बनाए ताकि लाभ कमाया जा सके। यानी कोरोना का विस्तार उसकी कमाई की नई संभावनाओं का जरिया था। दूसरा, क्या अमेरिका जैसा देश वास्तव में नागरिकों को हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की दक्षता नहीं रखता, या ऐसा करने नहीं दिया गया सिर्फ वित्तीय लाभ के कारण? फिर दुनिया की इनसे किस तरह की उम्मीद करनी चाहिए? तृतीय, चीन से मंगाए गए मास्क और PPE किट्स की अमेरिका द्वारा जब्ती या डकैती के जरिए दुनिया को कौन सा संदेश दिया गया? यही कि शेष दुनिया के नागरिक अमेरिका के लिए कोई मायने नहीं रखते। अमेरिका फर्स्ट तो ठीक है, लेकिन वनली अमेरिका कहीं से स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। क्या चीन को चेकबुक कूटनीति एवं लाभ की महत्वाकांक्षाओं को लेकर अभी भी बढ़ना किसी तरह से उचित था, नैतिक था? लेकिन ऐसा हुआ तो इसे क्या कहा जाए? क्या इन स्थितियों में अमेरिकी प्रेसिडेंट को चीन से अपनी लड़ाई के चलते WHO जैसी संस्था का फंड रोकना चाहिए था? क्या यह मानवीय दृष्टि से उचित था, या उसे और अधिक मुहैया करा करके विश्व लीडर की भूमिका निभानी चाहिए थी? क्या ये सरकार और बाजार जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का सबसे घिनौना रूप नहीं है? यदि हाँ, तो फिर इसे खेलने वालों को किस श्रेणी में रखा जाए और इस व्यवस्था को किस नज़रिए से देखा जाए? अब अंतिम 3 सवाल हैं या 3 पहलू हैं कि दोनों के बीच संघर्ष से दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा संघर्ष बहुआयामी है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चीन नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहता है और अमेरिका अपनी पूर्व स्थिति को बनाए रखना चाहता है। ये संघर्ष कभी मुद्रा युद्ध के रूप में, कभी व्यापार युद्ध के रूप में, कभी वैश्विक संस्थाओं के बराबर नई संस्थाओं की स्थापना के रूप में, कभी सॉफ्ट पावर प्रतिस्पर्धा के रूप में चलता रहा है। और इसका परिणाम ये हुआ है कि अब जो इकोनॉमिक ब्लॉक्स या मार्केट ब्लॉक्स
बन रहे हैं वे विशुद्ध आर्थिक नहीं हैं, उनमें जियोपॉलिटिकल हित भी शामिल हैं। यह स्थिति शीत युद्ध जैसी बनेगी जिसे वॉर वीपन प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो सकती है और युद्धोन्मादी वातावरण भी, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और चीन के व्यवहार में देखा भी जा सकता है। दूसरा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स इससे किस प्रकार से इफेक्टेड होगी। अमेरिका और चीन का टकराव एक लीनियर नहीं है, बल्कि इसमें जियोपॉलिटिक्स है, इसमें जियो स्ट्रेटजी है, इसमें वॉर टैक्टिक्स है और एकाधिकारवाद के साथ साथ नव साम्राज्यवाद की विशेषताएं भी हैं। इसलिए हमें ये मान करके चलना चाहिए कि अब संघर्ष संभ्रांत नहीं होगा, बल्कि संभ्रांतता की सीमाओं को पार कर बहुध्रुवीय, बहुआयामी और विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला होगा, जिससे दुनिया को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि दोनों के संघर्ष का भारत पर असर क्या पड़ेगा। इस स्थिति में भारत के सामने दो विकल्प हैं। पहला ये कि भारत जिस तरह से पॉलिसी ऑफ बैलेंसिंग पर काम करता रहा है, आगे भी इसी नीति पर चलता रहे। उदाहरण के तौर पर भारत ने एक तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में क्वाड का निर्माण किया, जिसका छुपा हुआ उद्देश्य चीन को घेरना है। वहीं दूसरी तरफ वह संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य भी बना, जो सही अर्थों में नाटो से प्रतिस्पर्धा करता है। ध्यान रहे कि इन दोनों के बीच भारत ने एक बेहतर संतुलन की कूटनीति या व्यवहारिक रणनीति को अपनाया है, लेकिन भारत किसी एक तरफ अगर अब रहता है तो मुझे लगता है कि स्थितियां उतनी बेहतर नहीं होगी या वो बहुत डायनामिक रोल अदा नहीं कर पाएगा। और दोनों तरफ रहता है तो उसकी स्थिति नॉन अलाइंड की तरह होगी और उस स्थिति को आज कम से कम बाजारवाद में लाभ लेने के लिए भी बहुत व्यवहारिक नहीं माना जा सकता है। पिछले कुछ दिनों के अंदर देखें अगर, तो भारत के प्रति चीन का बदला हुआ व्यवहार ये स्पष्ट कर दे रहा है कि चीन भारत पर दबाव बना रहा है। वह यह कि चीन के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर जो बढ़ रहा ट्रस्ट डेफिसिट है, भारत उसका फ़ायदा ना उठाए। राष्ट्रपति ट्रंप की भारत को लेकर दिख रही रणनीति भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। ऐसे में भारत को बेहद समझदारी, रणनीति और इंडिया सेंट्रिक डिप्लोमेसी के साथ साथ ग्लोबल वेलफेयर, ग्लोबल लीडरशिप, ग्लोबल बैलेंस एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण में फॉरवर्ड ट्रैक पर चलकर एक पीसफुल भूमिका अदा करनी चाहिए। उम्मीद है कि हमारी लीडरशिप ऐसा ही करेगी और देश हमारा आगे वर्ल्ड लीडर के क्रम में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक श्रेष्ठ या फिर सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल करने में सफल होगा। धन्यवाद।